स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल लाइफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आप लोगों का अध्ययन कराने वाले हैं वर्ग 10वीं के पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान के अध्याय नंबर 2 जो कि सत्ता में सरदारी की कार्यप्रणाली है। यह सत्ता में सरदारी की कार्यप्रणाली की पार्ट 2 वीडियो है। अगर आप लोग पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग देख ले। हाँ, अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि समय समय पर आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग पार्ट को करते हैं शुरू। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि समवर्ती सूची में रखा जाता है, समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो हम पिछले वीडियो में ही जिक्र कर दिए थे कि हमारे संविधान जो है उस संविधान में कितने सूची है। तो हमारे संविधान में टोटल 3 सूची है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या होता है, केंद्र सरकार के अधिकार एवं कार्य होता है। दूसरा है राज्य सूची, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार के अधिकार एवं कार्य होते हैं। और समवर्ती सूची एक ऐसा सूची है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है। उस क्षेत्र में दोनों सरकार मिलकर आपस में कार्य करती है। तो यहाँ पर पूछा है तो समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो समवर्ती सूची में क्या रखा जाता है, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत जो हमारा देश है, यहाँ पर आप लोगों को पता है कि यहाँ हमारे देश में जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, जिसे हम लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय या बोलिए सुप्रीम कोर्ट। तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्त करता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। नेक्स्ट है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। आधुनिक युग कहने का मतलब कि वर्तमान युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो हम लोग आप लोग भी जानते होइएगा कि क्लास 9th में पढ़ाया गया है कि वर्तमान समय में 2 तरह का लोकतंत्र होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ए में फ्रांस, बी में ब्रिटेन, सी में स्विट्जरलैंड, डी में भारत। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो ये तो क्वेश्चन अभी गलत हो गया क्योंकि जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रह गया, वो तो अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, 15 अक्टूबर 1951 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 मार्च 1950 को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोगों का हो जाएगा सी नंबर, 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है। न्याय मित्र जो होते हैं वो किस संस्था के सेवक है, ग्राम कचहरी, ग्राम सभा, पंचायत समिति, नगर पंचायत। तो न्याय मित्र मतलब कि न्याय दिलाने वाला व्यक्ति। तो पंचायत स्तर पर होता है न्याय मित्र। तो न्याय मित्र कहाँ बैठते हैं, ग्राम कचहरी में। तो ग्राम कचहरी का सेवक होंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर। और यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए कि ग्राम पंचायत का सेवक कौन होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान। तो ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया, और ग्राम कचहरी का प्रधान तो सरपंच। दोनों क्वेश्चन ध्यान में बैठा रखिएगा। ग्राम कचहरी का अगर प्रधान बोले तो सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शासन प्रणाली है। भारतीय शासन प्रणाली कैसी शासन प्रणाली है। भारत जो है वो देश, वहाँ यहाँ पर कैसी शासन प्रणाली चलती है, संघात्मक, एकात्मक, अर्ध संघात्मक, न संघात्मक, न एकात्मक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघात्मक। पिछले वीडियो में हम जिक्र किए थे पार्ट 1 में कि संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, जहाँ पर आप लोग सीधा ध्यान में रख सकते हैं, जहाँ पर एक पार्टियाँ चुनाव नहीं लड़ती है। चुनाव के समय अनेक पार्टियाँ जब चुनाव लड़ती है तो या वहाँ के संविधान क्या होता है, लिखित होता है। तो ऐसे देश को क्या हम लोग बोलते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था वाली देश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा
पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग है? निम्न में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। और यहाँ पर डी नंबर पर है राज्य परिषद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग चुनाव जो हमारे पंचायत स्तर पर होता है तो उस समय देखते होइएगा कि जब मुखिया का चुनाव होता है, हम लोग तो देखते हैं उस समय कि पंचायत समिति भी चुनाव लड़ता है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, लेकिन राज्य परिषद का उसमें कोई जिक्र नहीं रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य परिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति जो हमें हुआ था 1947 ईस्वी में, उसके बाद में जो हमारे देश में राज्य के गठन के लिए जो पुनर्गठन आयोग बना था 1953 ईस्वी में, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, जयप्रकाश नारायण, सी में फजल अली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फजल अली। कहीं कहीं पर डॉक्टर फजल अली पूछता है तो आप लोग मिस्टेक नहीं कीजिएगा, डॉक्टर फजल अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10 नंबर पर कि नगर निगम में निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? नगर निगम में निर्वाचित जो प्रधान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? निगम अध्यक्ष, महापौर, जिला अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, महापौर। और महापौर के जगह पर मेयर भी रह सकता है। मेयर क्या रह सकता है? तो मेयर भी रह सकता है। नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहते हैं? मेयर या महापौर। और ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या बोलते हैं? तो उसको मुखिया बोलते हैं। ग्राम पंचायत के जो प्रधान होता है उसको मुखिया बोलते हैं। नगर के निर्वाचित जो प्रधान होता है उसे मेयर या महापौर कहते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। बिहार की पंचायती राज संस्थाएं कैसी होती है? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, इनमें से सभी। तो बिहार के पंचायती राज जो स्तरीय है उसका स्तर क्या है? त्रिस्तरीय है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में किन विकल्प से संबंधित है? भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया हुआ है ग्राम कचहरी, नगर पालिका, पंचायती राज, ग्राम पंचायत। तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो पंचायती राज से संबंधित है। इसी 73वां संविधान संशोधन करके ही पूरे देश में पंचायती राज की स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायती राज। और 74वां पूछे तो नगर से संबंधित रहेगा। नेक्स्ट है कि निम्नांकित स्थानीय संस्थाओं की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? निम्नांकित स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो सबसे स्थानीय हम लोग का क्या है? ग्राम पंचायत, नगर परिषद, जिला परिषद, नगर निगम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। सबसे निचली स्तर का जो इकाई है त्रिस्तरीय का वो है ग्राम पंचायत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र है धीरे धीरे करके क्या है, यहाँ के पॉपुलेशन या जनसंख्या बढ़ रहा है, तो एक न एक दिन क्या होगा, वो कहने का मतलब कि नगर का रूप धारण करेगा, मतलब कि शहर का रूप धारण करेगा। तो वैसे जगह जब ग्रामीण इलाका शहरी इलाका में परिवर्तित होने लगते हैं तो संशोधन करके उसको क्या चीज़ बदला जाता है? सबसे पहले जब बदला जाता है ग्रामीण स्तर को, वो बदलाता है नगर पंचायत में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नगर पंचायत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। मतलब कि एक पंचायत का गठन कितने जनसंख्या पर किया जा सकता है, मतलब उस जगह का जनसंख्या कितना होना चाहिए? तो उस जगह का जनसंख्या होना चाहिए 7000। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वहाँ की जनसंख्या होना चाहिए 7000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है। ये भी क्वेश्चन का जिक्र पिछले वीडियो में किया गया है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया, पंचायत सेवक, प्रमुख, सरपंच। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा प्रमुख। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि जो प्रखंड होते हैं पूरे प्रखंड में पंचायत समिति जीत के आते हैं और उन्हीं में से मिलकर एक व्यक्ति को क्या बनाते हैं? प्रमुख बनाते हैं, जो सारे पंचायत समिति का हेड होते हैं, मालिक होते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो गया, प्रमुख। अगली क्वेश्चन है
कि पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है। पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है, पंचायत समिति का जो कार्य करने का जो पदाधिकारी होता है वो कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दिया गया है कि थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रमुख विकास पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, सॉरी डी में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर, प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन नंबर बी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसको हम लोग बीडीओ भी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिए, उसको बीडीओ भी कह सकते हैं। बी से ब्लॉक, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑफिसर, मतलब प्रखंड विकास पदाधिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है। नगर निगम के जो मुख्य प्रशासक होते हैं, मतलब कि वहाँ काम धंधा से संबंधित जो मेन जिम्मेवारी जो होता है वो किसके ऊपर होता है। तो नगर, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, नगर प्रधान, नगर आयुक्त के ऊपर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, नगर आयुक्त। नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है नगर आयुक्त। अगली क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है। तो हमारे संविधान में अधिकतम से अधिकतम कितना सीटें हो सकती है, तो 550 सीटें हो सकती है। लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है, तो 545 है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 545 है। और यहाँ पर आंसर दिया गया है 543। ये पुराने बुक के हिसाब से, आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में निर्वाचन हेतु लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है। तो पीछे हम जिक्र किए हैं कि भारत के संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुआ है, तो 3 सूची में हुआ है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। आप लोग ध्यान रखिएगा, संघीय सूची में केंद्र सरकार कार्य करता है, राज्य सूची में राज्य सरकार काम करता है, और समवर्ती सूची में दोनों व्यक्ति मिलकर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ। 1977 में जनता पार्टी, जो वर्तमान में बीजेपी है, तो 1977 में जनता पार्टी के सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था। 1977 में जो सरकार का गठन हुआ था, गैर कांग्रेसी सरकार भी था उस समय का, तो वो था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि केंद्र में कब गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ था। आप लोग ध्यान रखिएगा, 1977 ईस्वी में। और 1977 में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री का भी नाम पूछे तो आप लोग ध्यान रख रहिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के हिसाब से मोरारजी देसाई होंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है। जो भारत में जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका चुनाव चिन्ह क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है साइकिल, हंसुआ हथौड़ी, हाथ का पंजा, कमल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हाथ का पंजा छाप है। कांग्रेस पार्टी जो है उसका चुनाव चिन्ह क्या है, हाथ का पंजा छाप है। क्योंकि अभी 2 पार्टियां हैं केंद्र में मुख्य रूप से प्रतिद्वंद बनकर खड़ा है। एक है भारतीय जनता पार्टी, दूसरा है कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो वहाँ उनका कमल छाप है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हाथ का पंजा छाप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 23 में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है। बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, काशीराम, डी में जेबी पेरियार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो काशीराम। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो अभी इसके अध्यक्ष जो है मायावती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। तो पीछे जिक्र कर दिए है, तो 1977 इसमें बनी थी। जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ही कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है। भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी, मतलब भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। आप लोग देखते होइएगा कि पुराने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जिंदा करने में अभी भी बीजेपी लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ रही है बीजेपी। तो यहाँ पर जो
अध्याय नंबर 2 था उसके 25 ऑब्जेक्टिव को हम लोग सॉल्व कर लिए और इसी के साथ जो पार्ट नंबर जो 2 था वो हमारा खत्म हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि समय समय पर आप लोगों का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप लोग इस चैनल के से जुड़कर ऑल सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। फिलहाल अभी ये पर इस चैनल पर ऑब्जेक्टिव की क्लास चल रही है, लेकिन बहुत ही जल्द ऑल सब्जेक्ट का क्लास सब्जेक्टिव का भी शुरू हो जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाए ताकि आप लोग को किसी भी तरीके से मैट्रिक एग्जाम की तैयारी करने में दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।